हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी लाइफ अच्छी चल रही होगी। हम पहुंच चुके हैं फिल्म एम्पर के एपिसोड नंबर 547 पे और इस एपिसोड में हम इमोर्टल वर्ल्ड को टाटा बाय बाय कहेंगे। हाल ही में तुम्हारा भाई शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू कर चुका है जिसमें बेसिकली आगे की इन्फॉर्मेशन, स्पॉयलर्स और पर्सनल ओपिनियंस होंगे। आप उन्हें लाइक करके हमें सपोर्ट दिखा सकते हो। वैली हमारी हेल गार्डन फैमिली के एक मेंबर का सजेशन था। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है जिससे हमारी कम्युनिटी और भी ग्रो हो सके तो डेफिनेटली डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। चलो फटाफट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये शैटर्ड इमोर्टल वर्ल्ड जिसमें जहाँ जहाँ तक देखो वहां तक क्रैक्स दिखाई देते हैं। ये पूरा रियम ही बीच में से फट गया था। उस लेवल की बैटल ने ये फ्लक्चुएशन छोड़ी होती हैं, उन्हें मिटाना असंभव था। इमोर्टल वर्ल्ड के काउंटलेस एक्सपर्ट्स के दिलों में अनीस भरी होती है। पिछले कुछ समय में सबने काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे लेकिन टैची हेवली स्वॉर्ड के द्वारा छोड़ी गई उस डेवास्टेटिंग स्ट्राइक को ये हील नहीं कर पाते हैं। इससे भी बुरी बात ये होती है कि वो स्पेस क्रैक अब भी एक्सपेंड हो रहा था, हालांकि इसकी तेजी कम हो गई थी। अगर चीजें ऐसी चलती रही तो कुछ 10 सालों में ये ज्यादा से ज्यादा 100 साल वो स्पेशल अविस पूरे इमोर्टल वर्ल्ड को निकल जाएगा। इसलिए अब इसे रिस्टोर करना अर्जेंट हो गया था। हमें याची वंडरलैंड की जेड लेके बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चोटी से अपने पैरों को लटकाए हुए यूरी और यावलिंग बैठी होती है। इनमें से एक बोलती, तुम्हें पता है हेवली एम्पर शुरुआत में इतना ईविल नहीं था लेकिन फिर वो इतना घटिया कैसे हो गया। हमारे इमोर्टल वर्ल्ड के सेंटर के यात्रा सीन्स खत्म हो चुके हैं। लगता है इनके पीछे हिडन मैनिपुलेशन होगी। बस 2 हाफ इविल गॉड्स और 4 रेड किंग्स ये हमारे इमोर्टल वर्ल्ड को इस तरीके से तबाह कर पाए हैं, अनबिलीवेबल। तो दूसरी वाली बोलती है, कौन ही जानता है, शायद वो इमोर्टल एम्पर शुरुआत में अच्छा बनने का दिखावा कर रहा हो और अपनी इंटेंशंस को काफी गहराई से छिपा रखा होगा। वैसे भी ट्रेजर गैदरिंग गॉड और डार्क डीमन की पावर ये कुछ ज्यादा ही डरावनी थी, पर अब क्योंकि हमारी इस दुनिया को सपोर्ट करने वाले वो मजबूत स्तंभ ढह गए हैं तो लगता है इसकी वजह से सातोरियम से हमारा इमोर्टल वर्ल्ड सबसे नीचे चला जाएगा। परहैप्स इस ग्लोरी को दोबारा हासिल करने में हमें बहुत समय लगने वाला है। तभी यावलिंग के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आती है। वो किसी शेर के बच्चे ऐसे दांत दिखाते हुए बोलती, सिस्टर यूरो क्या आप सच में उसे जाने देना चाहती हो? क्या आपको इससे दुख नहीं होगा? आखिरकार वो शाओग्लैन का डिसेंडेंट सच में तारीफ के काबिल है। बट यूरी से हिलाकर रिप्लाई करती है, बस थोड़ा सा, शायद ये फेट है। बेसिकली उस कैटेस्ट्रॉफी के बाद उसकी जियान से जो अटैचमेंट थी वो पिघलने से लगी थी। शायद उस दुनिया में पार्टनर्स नहीं बल्कि दोस्त बने रहेंगे। इसी दिन रिजेक्शन फेस करने से अच्छा है कि चीजों को पहले से जाने दिया जाए। और तो और उसकी मास्टर और मून गॉड ने उसे बताया होता है कि हो सकता है भविष्य में एक ऐसा दिन आए जब यूरो को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। उस बात के बारे में सोच के यूरो का एक्सप्रेशन डिम हो जाते हैं। ऊपर देख के बोलती है, द मून गॉड एक ऐसा मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस। अब यावलिंग अचानक से सीरियस होके बोलती है, मैंने अपने टीचर को पूछा था, लगता है हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल इमोर्टल वर्ल्ड के डिवाइन आर्टिफैक्ट लिस्ट में नंबर 6 पे है। वही इस दुनिया के लॉस को रिस्टोर कर सकती है लेकिन वो चीज हजारों सालों से नहीं मिली। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इसकी आखिरी अपीयरेंस 6 पाथ इनकार्नेशन पैलेस में थी। इमोर्टल वर्ल्ड के रूल्स कोलैप्स हो रहे हैं, बस वही आर्टिफैक्ट है जो इसको दोबारा स्थिर कर सकता है और जोड़ सकता है कुछ नए लॉज को। ये सुन के यूरो का एक्सप्रेशन भी टाइट हो जाते हैं। वो दोहराती द 6 पाथ इनकार्नेशन पैलेस, वो मिस्टीरियस जगह जो कभी ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपीयर हो रही है। कहा जाता है कि वही होली लैंड है जहाँ पे थर्ड होली फ्लेम मौजूद है। यावलिंग भी नोट करके बोलते हैं, र्यूमर्स हर जगह फैल चुके हैं, अभी क्या ये सच है झूठ है इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया भर के जीनियसेस पहले से तैयारियां करने लगे हैं। वो थर्ड रैंक होली फ्लेम ये सच में सातों रियम्स के पीक टैलेंट को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। यावलिंग खुद एक होली फ्लेम की विल्डर थी और वो जानते थे कि टॉप 3 होली फ्लेम्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं। ये निशानी होती है पीक पावर की, वो क्षमता जिसे रियम के उस पार जाके फाइट करी जा सके। यूरो स्टैच करके बोलती है, 6 पाथ इनकार्नेशन पैलेस और वो हेवन सेटिंग डिवाइन नीडल, मैं उसे जरूर वापस लेके आऊंगी लेकिन ऑलरेडी 3 महीने हो गए। जियान जुनर यूनियन इन्हें और कितना समय चाहिए? कहते हैं कि 6 पाथ इनकार्नेशन पैलेस अपने आप को मैनिफेस्ट करने लगा है। चीजें अगर ऐसे ही चलती रही तो शायद हम समय पे वहां पे न पहुंच पाए। जियान अगर तुम इस होली फ्लेम को मिस कर देते हो तो तुम सच में रिग्रेट करोगे। इन हल्के से शब्दों को बोलने के बाद दोनों फिगर्स यहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। योची वंडरलैंड के अंदर सब सिक्लूजन में थे। इन सबको अपने अपने इंडिपेंडेंट स्पेसेस दिए गए होते हैं और इसमें भी सबसे मिस्टीरियस वो हेवली लेक वर्ल्ड होता है। ये मंजर वहीं का था जहाँ क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा हुआ जियान और पहले ही ऐसा थका हुआ नहीं लगता। उसके चेहरे के रंग वापस लौट चुके थे और ऑरा ये स्टेडी और पावरफुल हो गया था। वो हो करके बोलता है, थैंक यू सीनियर, हमारा फोकस सामने
सामने की तरफ जाता है जहाँ ड्रैगन किंग बैक्शिया का टॉर्टोइस फॉर्म था। लगता है वो कछुए के शेप में ही रहना चाहते हैं, उन्हें इंसानों का शरीर चाहिए ही नहीं। वो ही करके बोलते हैं, लिटिल फेलो तुम्हारे पास पहले से ही फायर वो थंडर एट्रीब्यूट्स थे और अब इसमें मेरा वाटर एट्रीब्यूट भी आ गया है। ये सच में चौंका देने वाली बात है। बेसिकली पिछले 3 महीनों के दौरान जियान ने खुद को पीक कंडीशन में रिस्टोर किया था और रिफाइन किया होता है वो डिवाइन सोर्सफुल, जिससे वो टू डिवाइन ओरिजिन तक पहुंच जाता है और वो सक्सेसफुली 9th ग्रेड का होली एल्केमिस्ट भी बन चुका होता है। फिर फाइनली वो जगाता है अपने वाटर एट्रीब्यूट को। अब इन चारों एट्रीब्यूट्स की ब्लेसिंग के साथ उसे ड्रैगन किंग बैक्शिया ने एक का वाटर एट्रीब्यूट की इमोर्टल आर्ट दी होती है, जिसका नाम था वाटर स्प्राउट स्काई वाटरफॉल। अगर इसे अपनी सोल टेक्निक्स कॉज थर्ड रिइंकार्नेशन कल्टीवेशन और अपनी होली फ्लेम से मिला दिया जाए तो जियान की कॉम्बैट पावर बहुत डरावनी स्तर पे पहुंच चुकी होती है। तभी जियान के दिमाग में एक सवाल फ्लैश होता है। वो पूछता है, सीनियर क्या आप मुझे बता सकते हो कि ड्रैगन क्लैन का एंट्रेंस कहाँ पे है? ड्रैगन किंग बैक्शिया रिप्लाई करते, हाँ मैं जानता हूँ, बस अफसोस की बात है कि इसके बारे में तुम्हें बताया नहीं आ सकता। हमारे ड्रैगन क्लैन में जानने के लिए तुम्हारी अब भी स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है और मेरे बड़े भाई ने जो ऑरा तुम्हारे शरीर के अंदर छोड़ा है, मैं उसे बता सकता हूँ कि वो नहीं चाहते कि तुम ड्रैगन क्लैन के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करो। मैं भी उनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए बच्चे अच्छे से कल्टीवेट करो, एक दिन तुम्हारी सच में जरूरत पड़ेगी। हमारे ड्रैगन क्लैन की स्ट्रेंथ के सामने ये इमोर्टल वर्ल्ड का सेंटर कुछ नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद बैक्शिया जियान के सामने स्क्रोल को निकालते हैं। इस पे छपे होते हैं बहुत सारे ड्रैगन पैटर्न्स। वो कहते हैं ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की 6 और 7 ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे देख के जियान का गला सूख जाता है। वो तभी हाथ हिला के बोलते हैं, सीनियर ये तो कुछ ज्यादा ही कीमती है। ड्रैगन किंग बैक्शिया कहते हैं, प्रीशियस, लेकिन मैंने तो इसे बस उधार लिया था। जियान कहता है, उधार लिया था? वो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताते। वो कहते हैं, इसे तुम अपने पास रखो, तुम जब तक बाकी के ड्रैगन किंग्स के सामने इसका इस्तेमाल नहीं करते हो नॉर्मल ड्रैगन्स कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया, कोई और काफी जल्दी आएगा। हम इसी साथ बैक्शिया ड्रैगन किंग के फिगर को गायब होते हुए देख सकते हैं। वो दसियों हजारों सालों के बाद लौट रहे थे ड्रैगन क्लैन में। वहीं पे जियान स्क्रोल को देखता हुआ रह जाता है। ड्रैगन गॉड की 6 ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कम से कम 3rd रिइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ चाहिए होती है और 7th ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए 6 रिइंकार्नेशन की स्ट्रेंथ। जियान गहरी सांस छोड़ता है। वो कहता है, अब मैं उस मैसेज को चेक करता हूँ जिसे सीनियर डीमन एम्पर ने मेरे लिए छोड़ा था। अगर वो मुझे इतना प्राइवेटली दे रहे हैं तो ये जरूर कोई जरूरी जानकारी होगी। वो अपनी आंखों को बंद करके अपनी सोल पावर को उस हरे रंग के गोले के अंदर भेजता है। फटाक से जियान के सामने एक हरे रंग का फिगर कंडेंस हुआ था। ये था एक सोल अवतार जो कहता है, ओ मुझे लग रहा था कि तुम मुझे भूल ही गए। जब जियान अपनी आंखें खोलता है सामने खड़े फिगर को तुरंत पहचान लेता है। ये था डीमन एम्पर का सोल मैसेज। जियान उस एनर्जी अवतार को देख के बोलता है, सीनियर आप यहाँ पे हो? ये भले ही बस एक प्रोजेक्शन हो, लेकिन तब भी इसमें से निकलने वाला ओवरवेलमिंग प्रेशर जियान को भौं से कोड़ने में मजबूर कर देता है, क्योंकि डीमन एम्पर बिना किसी कारण के अपने सोल क्लोन को कभी नहीं छोड़ेंगे। लगता है सच में कुछ ऐसी जरूरी चीज है जिसे वो खुद प्राइवेटली रिवील करना चाहते हैं। जियान के चेहरे पे जिज्ञासा को देख के डीमन एम्पर स्माइल करके बोलते हैं, बच्चे क्या तुम जानते हो कि हेवली एम्पर तुम्हारे शाओ क्लैन से इतनी नफरत क्यों करता था? जियान से हिला के बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता। पढ़ने के बाद भी अब भी हेवली एम्पर उसके लिए एक मिस्ट्री होता है। डीमन एम्पर बताते हैं कि शुरुआत में हेवली एम्पर बस एक छोटा सा अनजाना कल्टीवेटर था, लेकिन हेवन अर्थ के पहले वॉर के दौरान हमारे शाओ क्लैन के एक सीनियर ने एक्सीडेंटली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ईवल रेस को खत्म करने के चक्कर में उसकी वाइफ की भी जान ले ली। हालांकि तब कैजुअलिटीज बहुत हुई थी, इसलिए वो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब वो वॉर खत्म हुआ, हेवली एम्पर नफरत से भर जाता है। वो चुपचाप से ग्रेट 1000 वर्ल्ड के प्रिजनर क्रैक्स को बंद कर देता है, जैसे हमारे लाखों जीनियसेस फॉरेन इविल ट्राइब के हाथों मारे गए। फिर वो डिवाव करता है इनकी पावर को, और इनमें तुम्हारे शाओ क्लैन के भी कई एक्सपर्ट्स थे। ऐसे रूथलेस और सिनिस्टर मेथड्स के साथ वो लॉर्ड ऑफ द हेवंस बनने की सीढ़ियों पे चढ़ता रहा। हालांकि डीमन एम्पर की आवाज काफी काम थी, लेकिन इन शब्दों में एक अलग ही स्तर का वजन होता है। वो कहते हैं, अगर तुम इस इमोर्टल वर्ल्ड की बैटल को हार जाते तो तुरंत ही तुम्हारी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके इंसानी दुनिया में सोए हुए शाओ क्लैन के मेंबर्स को ढूंढता। वो इतना ज्यादा होशियार था कि उसने डार्क डीमन की कॉन्स्पिरेसी को पहले ही समझ लिया था। वो उसका यूज कर रहा था 7th रिइंकार्नेशन ट्रिब्यूलेशन का सामना करने में। बस अफसोस की बात थी कि उसने तुम्हें हल्के में ले लिया। जियान को चीजें समझ में आती हैं। वो नोट करके बोलता है, तो ऐसी ही बात है। फिर अचानक से वो जम जाता है। वो पूछता है, सीनियर हमारे शाओ क्लैन का स्लीपिंग प्लेस? डीमन एम्पर पेशेंटली बताते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही बोला था, तुम्हारा शाओ क्लैन षड्यंत्रों के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। हेवन और अर्थ के
पहले वॉर के बाद ये सब मिलके हाइबरनेशन में जाने का फैसला करते हैं और मैंने उनके कुछ निशान ऑलरेडी ढूंढ लिए हैं। लगता है वो ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की उन एम्बिशियस पावर से छिपने के लिए गए होंगे जो युद्ध के बाद उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहती है। रूमर्स तो ये भी थे कि शाओक्लैन के पास वो सीक्रेट्स हैं जिसे 2 गॉड रियल में ब्रेक टू किया जा सकता है। वो इतना बोलने के बाद थोड़ा रुक के कहते हैं, ऑफ कोर्स उस लेवल के मैटर्स को तुम अभी समझ नहीं पाओगे और ना ही तुम्हें इनकी चिंता करनी चाहिए। डीमन एम्पर जियान को अप्रूवल के साथ देखते हैं। हालांकि जियान अभी इस दुनिया के पीक पे नहीं पहुंचा था, लेकिन इमोर्टल वर्ल्ड की बैटल में उसने जो हिम्मत और रिजॉल्व दिखाया उसे जियान को जेन्युइनली रिकॉग्नाइज करते हैं। वो कहते हैं शाओक्लैन के 10 टेंपल यामा मेरी गाइडेंस में पहले ही मूव कर चुके हैं, वो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हम काफी जल्दी तुम्हारे क्लैन के स्लम्बर की ट्रू लोकेशन के बारे में पता लगा पाएंगे। ये सुन के यानी गहरी सोच में चला जाता है। फिर हल्की आवाज में पूछता है क्या वो अंडरवर्ल्ड है। वो अपनी दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन डीमन एम्पर रिप्लाई करते हैं तुम्हें और मेहनत करनी होगी। वो ना ही उसकी बात को कंफर्म करते हैं ना ही नकारते हैं। फिर उनका सोल अवतार छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल के डिसअपियर हो गया था। ये हेवली जेड लेके एक बार फिर से शांत हो जाती है। जैन भॉय से कोड के बोलता है फिफ्थ रीइंकार्नेशन, मुझे हेवली डाउर इनकार्नेशन फ्लेम को जरूर हासिल करना होगा। वो डीमन एम्पर के शब्दों से आने वाली क्राइसिस को अच्छे से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि जैसे ही शाओक्लैन की लोकेशन एक्सपोज होगी 8000 वर्ल्ड की वो पीक फोर्सेस अपने एक्सपर्ट्स को बिना हेजिटेशन के भेजेंगी। आखिरकार 2 गॉड रियल्म की टेम्पटेशन इसे कौन नहीं बच सकता है और तब वो सच में लाइफ एंड डेथ का वॉर होगा। लेकिन क्योंकि मेरा सेक्लूजन पूरा हो चुका है, सब में आ चुका है यहाँ से जाने का। इमोर्टल वर्ल्ड में अभी क्या हो रहा है, जैसे शब्द खत्म हुए होते हैं, जहाँ राइज होता है अपनी पोजीशन से। इस हेवली जेड लेक में रिम क्रैक क्रैक की आवाजों के साथ हम हजारों स्पेशल फीचर्स को देख सकते हैं। फिर किसी रेनबो की तरह फैलती और ब्रिलियंट ग्लास कलर रीइंकार्नेशन एनर्जी, जैसे पूरा याओची वंडरलैंड हिलने लगा था। अभी बार याओची हॉल के अंदर कई फिगर्स इकट्ठे हुए होते हैं। इनके एक्सप्रेशन टेंस थे, लेकिन जब आसमान में बूम के साउंड साथ वो रेनबो लाइट उठती है और साथ में फील होता है वो इमेंस प्रेशर, सबके दिल कांप गए थे। वो कहते हैं क्या हो रहा है, तो कोई कहता है क्या कोई अटैक कर रहा है। तभी याओची लेडी की डिग्निफाइड आवाज पूरे रियल में गूंजती है, जो डिस्टरबेंस को शांत करते हुए बोलती है पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। इस ऑरे को फील करके मेन हॉल के अंदर एक ग्रेसफुल फिगर भी अपनी सीट से खड़ी हुई थी। वो आसमान की तरफ देख के बोलती, ब्रदर जियान तो ये आप हो। लेडी याओची और एल्डर याओ वुचेन वो साथ में कहते हैं अंदर आओ। ऑल साइलेंट पड़ जाता है। यह मौजूद होते हैं यूरू, याओलिंग, येनिन, शाओई, प्रिंसेस चांचेन, जूनर और बाकी के 2 एल्डर्स। टोटल 9 लोग थे। जियान का फिगर अपनी सीट के ऊपर अपीयर हुआ था। याओचेन हल्के से नोट करके बोलते हैं अब ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में फाइनली 3rd रैंक होली फ्लेम अपीयर हुई है। उनकी आवाज में कोई खुशी नहीं होती, बस होती एक गहरी चिंता। लेकिन जब ये शब्द जियान के कान में गए थे तुरंत उसके एक्सप्रेशन जम जाते हैं। वो कहता है हेवली डाउर इनकार्नेशन फ्लेम। उसके चेहरे का शौक साफ दिखाई दे रहा था। लेडी याओची सिल्वर स्क्रोल को निकालती है। वो कहती है ये वो इंटेलिजेंस है जिसे हमारे इमोर्टल वर्ल्ड के जासूसों ने इकट्ठा किया है। उनके एक इशारे पे स्क्रोल खुल गया होता है और सबके सामने आता है ग्रे प्रोजेक्शन। ये एंडलेस फ्लेम से बनी हुई दुनिया थी, एक ऐसा स्पेस जो वॉलेंटली ट्विस्ट होता है जैसे किसी पल कोलैप्स होने वाला हो। इसे बस देखते ही अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएं। और इस दुनिया में जो फ्लेम बह रही होती है वो थी हल्की सी ऑरेंज गोल्ड फ्लेम। वो एंशिएंट वास्ट सफोकेटिंग ऑरा। जन इंस्टिंक्चुअली अपनी सोल पावर को उस इमेज के पास ले जाते हुए बोलता है ये कैसी पावर है, लेकिन जिस पर वो पास पहुंचा था दिमाग जैसे बज की वजह झन्ना गया हो। उसका 7 लेयर स्पिरिचुअल पैलेस ये भयानक तरीके से कांपता है। उसे फील होता है वो डिस्ट्रक्टिव ऑरा, जैसे वो सच में उस फॉरवर्ड दुनिया में जा चुका हो। जन के ऐसे एक्शन को देख के एल्डर याओचन के हवा तुरंत बदल जाते हैं। वो बोलते हैं लड़के क्या तू मौत को खोज रहा है। वो तुरंत ही अपनी हथेली को उठा के जन के ऊपर आने वाली बैकलैश को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन इसके बदले में उनका ऑरा भी काफी कमजोर हो गया था, जो क्लियरली बताता है कि वो फ्लेम कितनी ज्यादा खतरनाक थी। प्रोजेक्शन के अंदर फ्लेम वर्ल्ड अब भी वैसा का वैसा ही था। जब जब वो ऑरेंज गोल्ड फ्लेम फ्लेकर होती थी तब फैलती है वो डिस्ट्रक्शन की वेव्स। अभी जूनर हो, याओलिंग या फिर शाओई, फिर चाहे जियान क्यों ना हो, इन सब होली फ्लेम की विल्डर्स के अंदर की होली फ्लेम्स ये अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल हो रही होती हैं। वो प्रेशर एब्सोल्यूट था। लगता है हेवली डाउर इनकार्नेशन फ्लेम का जन्म सच में शुरू हो गया है। एल्डर याओचेन आगे बोलते हैं ये इंटेलिजेंस स्क्रोल इसे स्पेस इंटेलिजेंस पवेलियन के मास्टर से हासिल किया गया है। इसके अंदर वो नेचुरल पावर का ट्रेस है जो कि इस दुनिया में मौजूद है। और जैसा कि तुम देख चुके हो थर्ड होली फ्लेम का इवन रेमिनेंट और अभी हमारी विकी कल्टीवेशन फेस नहीं कर सकती। इतना बोल के अपनी वुडन चेयर का सहारा लेते हैं। उनका शरीर विजिबली एग्जॉस्टेड
लगता है। साफ तौर पे जियान को बचाने में उन्हें बैकलैश का सामना करना पड़ा था। वहीं पे उस जमी हुई इमेज को देख के जियान का दिल दहल गया होता है। वो कहता है क्या टेरिफाइंग फ्लेम है। उस रियल फ्लेम वर्ल्ड के छोटे से ट्रेस को हासिल कर पाना ये साफ बताता है कि इंटेलिजेंस पवेलियन के पास वो ट्रू टॉप टियर के एक्सपर्ट्स होंगे, वरना ऐसे स्क्रॉल को क्रिएट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। लेकिन तब भी जियान को जो चीज सबसे ज्यादा शॉक करती है वही गोल्डन ऑरेंज फ्लेम थी। जिस मोमेंट में उसकी सोल पावर ने से छुआ था, जियान के शरीर की 6 होली फ्लेम्स वहीं पे जम गई होती हैं, जैसे इसके सामने सर उठाने की हिम्मत न कर रही हो। ये बस स्ट्रॉन्ग नहीं थी बल्कि था वो एब्सोल्यूट सप्रेशन। येनिन जिसकी आंखें जियान के ऊपर टिकी होती हैं उस नाम को दोहराती है हेवली डाउ रिइंकार्नेशन फ्लेम। इसे अब तक की एंशिएंट हिस्ट्री में 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल ने कंट्रोल किया था, बट ये पहले ग्रेट वर्ल्ड वॉर के बाद डिसअपियर हो गई। और अब क्योंकि अपीयर हुई है ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में बड़े बड़े बदलाव आने वाले हैं। प्रिंसेस जानचन भी बोलती है इस बार हर एक जगह से ट्रू ओवरलॉर्ड्स मूव होंगे। अगर कोई भी इस लेवल की होली फ्लेम को ऑब्टेन कर लेता है वो अपनी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। होली फ्लेम्स में भी भले रैंकिंग से बीच का गैप छोटा सा लगे, लेकिन ये दुनियाओं के बीच के अंदर जैसा होता है। और वो टॉप 3 एग्जिस्टेंसेस ये लोग ही समय के बियॉन्ड होते हैं। यॉलिंग बोलती है कहा जाता है कि 6 पाथ रिइंकार्नेशन इमोर्टल एक बार इस फ्रेम के साथ 6 एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल गॉड्स का काल बने थे। हॉल को एक चुप्पी ढक लेती है क्योंकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस का सबसे कमजोर इविल गॉड भी कम से कम 5th रिइंकार्नेशन पावर हाउस होगा जो अपनी रेस के टेरिफाइंग इविल वेपन्स को पोजेस करता होगा। और ऐसे बीइंग्स बिल्कुल बुरे सपने जैसे होते हैं। जियान की आंखें जो कि डिटर्मिनेशन से जल रही होती हैं वो फाइनली बोलता है 6 पाथ रिइंकार्नेशन पेरिस बहुत डेंजरस है, लेकिन इस होली फ्लेम के लिए रिस्क वर्थ इट होगा। नॉर्मल लिमिट्स तक उसका फ्लेम मंत्रा पहले इवॉल्व कर चुका था और जब जन सेंस करता है कि आगे बढ़ने के लिए क्या करा जाना चाहिए, पाता है कि एक चाबी की कमी है और एक 3rd रैंक होली फ्लेम उसका उत्तर हो सकती है। लेडी याओची कामली बोलती है प्रिसाइसली इसी वजह से आज हमने सबको यहाँ पे इकट्ठा किया। इस 3rd होली फ्लेम का मामला बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इमोर्टल रेम की कैटास्ट्रॉफी के बाद भी हमें वहाँ पे एक्सपर्ट्स भेजने ही होंगे। ये सुन के यूरो और याओलिंग साथ में खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं हम जाएंगे। इनका पर्पस साफ था, वो हेवली डिंग डिवाइन नीडल कहा जाता है कि 6 पाथ रिइंकार्नेशन पैलेस के अंदर मिलेगी जो इमोर्टल रेम को रिपेयर करने की बस अकेली उम्मीद है। जियान कहता है जूनियर शाओई जाओ तुम दोनों एंडलेस फाइट टेरिटरी लौटो। पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इविल रेस को भारी नुकसान हुए हैं और हो सकता है वो हमारे बेस के खिलाफ रिटेलिएट करें। ये जर्नी बहुत डेंजरस होने वाली है, इसलिए जितने कम लोग जाएंगे उतनी एफिशिएंसी बढ़िया होगी। येनिन कहती है तो मुझे चलने दो, मैं टाइची हेवली एम्पर सोर्ड को कंट्रोल करने लगी हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वैसे भी इमोर्टल रेम को अपने गार्डियंस की जरूरत होगी। मून गॉड सोर्ड और याओची ऑर्डर का यहाँ पे रहना सही है। उसकी टोन तो काफी कैजुअल थी लेकिन आंखें कभी जियान को नहीं छोड़ती हैं। यूरू कहती है याओलिंग तुम रहो मैं जाती हूँ। वो डिवाइन नीडल इमोर्टल रेम के सर्वाइवल से जुड़ी हुई है, वो कदम कैसे पीछे ले सकती थी। फिर क्या बातचीत छिड़ जाती है। एक लॉन्ग डिस्कशन के बाद फाइनली एक डिसीजन बनाया गया था। उस दुनिया में जाएंगे 3 लोग। प्रिंसेस चैनचिन को स्पिरिट क्लैन के मामलों को हैंडल करना है, वहीं पे बाकियों के पास सफिशिएंट स्ट्रेंथ नहीं थी। और इस पिछले युद्ध के बाद जूना यूरो यूनियन उनकी इनहेरिटेंस काफी जल्दी फ्यूज होने लगी थी। बात साफ होती है कि भविष्य में बहुत तेजी से ग्रो होने वाले हैं। तभी लेडी याओची कहती है एक और चीज 6 पाथ रिइंकार्नेशन पैलेस का एंट्रेंस, उसमें बस पीक 3rd लेवल रिइंकार्नेशन तक ही एक्सपर्ट्स जा सकते हैं। कोई भी जो कि इस सीमा से ऊपर होगा उसे तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा। और केयरफुल रहना, मैं महसूस कर पा रही हूँ कि 6 इविल गॉड का मैटर ये सिंपल नहीं है। एल्डर याओचन ने अपनी हथेली को उठाया था। हवा में अपीयर होती है कई फ्लॉलेस मेडिसिनल पिल्स। वो कहते हैं ये है 8th ग्रेड रिकवरी प्रोफाउंड पिल। वॉज़ 4th रिइंकार्नेशन के नीचे है। इसे जो भी कंज्यूम करेगा कि 70% रिइंकार्नेशन पावर तुरंत रिस्टोर हो जाएगी, लेकिन इसे 1 महीने में बस एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। जैन पिल को स्वीकार करते हुए बोलता है सीनियर थैंक यू। फिर वो लेडी याओची के बनाए गए स्पेशल पैसेज की तरफ जाने लगा था। गूंजता हल्का सा स्विच का साउंड एक ही पल में वॉइड में डिसअपियर हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स बाकी के दोनों फिगर्स भी विदाई लेते हैं। पीछे रह गए लोग साय करके बोलते हैं उम्मीद है ये जर्नी डिजास्टर नहीं बल्कि फॉर्चून लाएगी। एक दूसरी जगह की बात होती है जहाँ पे एक आवाज कहती सिस्टर इन लॉ हमारे पास काइलिन का एक सीक्रेट मैसेज है। उसमें बताया गया है कि सीनियर फैंग बंदर ने ड्रैगन क्लैन के पैसेज को ढूंढ लिया है, लेकिन जब हंटियाना उसमें एंटर हुआ तो एक मिस्टीरियस फोर्स ने उसे खत्म कर दिया। उसकी बॉडी और सोल डिस्ट्रॉय हो गई। वो सुनने वाली आवाज कहती डिस्ट्रॉय पूरी तरीके से नहीं, इम्पॉसिबल, हमें जल्दी जाना होगा। बेसिकली हंटियाना सोल क्लैन का लीडर था जो एंडलेस फायर टेरिटरी के लिए इंफॉर्मेशन नेटवर्क को संभालता है।
है। सीन हम फिर से शिफ्ट करते हैं। ये वो जमीन थी जहाँ पे अंधकार और वॉलेंट स्टॉर्म्स हमेशा हमेशा बने रहते थे। यहाँ एक कोल्ड आवाज गूंजी थी और डार्क डीमन एक मूर्ख, और साथ में वो हेवली एम्पर भी। इन नालायकों ने 3 ग्रेट इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स को वेस्ट कर दिया। शैडोज में से एक फिगर निकला था, एंड ये और कोई नहीं बल्कि होता है हंटियानो, और उसके हाथ में कई अजीब से वेपन्स दिखाई देते हैं जिनमें से निकलने वाली फ्लक्चुएशंस डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के कंपैरेबल थी। और उसके माथे के बिल्कुल बीच में जल रहा होता है एक मिस्टीरियस मार्क जिसमें एक 3 वाला कैरेक्टर लिखा होता है। लेकिन अभी इसकी ऊपर वाली लाइन बहुत तेजी से चमकती है। इसमें से निकलने वाली व्हाइट फ्लेम्स तो उसकी बॉडी को टेरिफाइंग पावर से ढक लेती हैं। और ये ऑरा, ये भी एक होली फ्लेम थी। वो ऊपर की तरफ देख के बोलता है ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर और वो आउटर रियम का लीडर, इस बार कौन जीतेगा? और ऐसा हम तीनों काफी जल्दी मिलेंगे। और तब भी क्या मैं तुम्हें याद होऊंगा? इन शब्दों के फेड होते होते वो फिगर भी हवा में मिल जाता है। और इसी तरीके से एंड होता है हमारा इमोर्टल रियम का आर्क। और फाइनली समय था जियान, येरेन और यूरो की तरफ लौटने का। इमोर्टल रियम से टाटा बाय बाय करने के बाद ये स्पेस टाइम वर्म होल के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो इन्हें ले जाता है सो कॉल्ड 6 पाथ रिइंकार्नेशन पैलेस की तरफ। तीनों के लिए जर्नी काफी साइलेंट रही थी। अब क्या ये टेंशन या फिर कोई और चीज, एक लंबे समय तक कोई कुछ नहीं कहता। फाइनली एंड में जाके जियान के साइलेंस को तोड़ना पड़ता है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? दोनों वुमन के बीच का एटमॉस्फेयर क्लियरली अजीब लग रहा था। जब जियान बोलता है यूरू के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं। फिर वो बिना पीछे मुड़े कहती है खैर जाने दो, मैं अकेले आगे जाती हूँ, हम मिलेंगे पैलेस के अंदर। वो दोनों से सेपरेट हो जाती है और चुनती है अपने लिए एक तेज रास्ते को। यूरू को डिसअपियर होते हुए देख के येनिन जो दिल को ढक लेती है हेल्पलेस अंडरस्टैंडिंग, वो पूछती है क्यों हम उसे फॉलो करें, मेरे पास उसके ऑरे का ट्रेस है, मैं उसकी पोजीशन को ढूंढ सकती हूँ। दोनों ही इमोर्टल रियम की प्राउड डॉटर्स थी। लेकिन जब बारी फ्यूचर पार्टनर को चुनने की आती है तो दोनों में से इतना दयावान कौन ही रह सकता है। इस डीम पैसेज में जियान को देख रही आंखें एक शांत नॉस्टैल्जिया से भरी होती हैं। वो पुरानी यादें। वो पूछता है इन सालों में तुम कैसी रही हो? अभी इसका ऑरा चेंज नहीं हुआ होता। वो भी कैरी करती अपने पुराने टेम्परामेंट को जैसे कोई इमोर्टल फेरी, जैसे दुनिया की बुराइयों ने छुआ न हो। लेकिन इसके जवाब में येनिन ने बस नोट किया था। वो उसे ध्यान से परख रही होती है। अगर दुखी कॉर्नेट के जियान से इसे कंपेयर किया जाए तो वो उसमें अर्थ शेकिंग चेंजेस हो चुके थे। जियान का ऑरा गहरा और स्थिर होता है। एक टाइम पे उसे ढकने वाली वो फियर्स एनर्जी अब बिल्कुल दबाई जा चुकी होती है। जियान भी उसकी कल्टीवेशन को सेंस करके स्माइल करके बोलता है तो तुम डबल रिइंकार्नेशन तक पहुंच चुकी हो। दोनों वुमन की नेटेंस इनके साथ मर्ज हो रही थी। हालांकि ये बस डबल रिइंकार्नेशन स्ट्रेंथ पे होती हैं, लेकिन अपने डिवाइन आर्टिफैक्ट के साथ इनकी ट्रू कॉम्बैट पावर डरावनी थी। येनिन को तब भी इंडिफरेंट रहते हुए देख के ज्ञान ही करके उसके करीब आता है। ये देख के येनिन उसे कई नजरें पास करती है। वो तुरंत ही समझ जाती है उसकी इंटेंशंस को। वो कहती हम तुम बिल्कुल सीरियस नहीं हो। वो 6 पास रिइंकार्नेशन पहले सब खुलने वाला है और उसके लिए पूरा ग्रेट 1000 वर्ल्ड तैयारियां कर रहा है। ये ड्यूकी कॉर्नेट के प्योर लोटस फायर इंसिडेंट जैसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि उससे ज्यादा ग्रैंड और डेंजरस होगा। ये सुन के जियान बस अपनी खोपड़ी खो जा सकता था। वॉचिंगर के नेटेंस के साथ यूरू टेम्परेरी फिफ्थ रिइंकार्नेशन पावर का इस्तेमाल कर सकती थी। और अब तो उसके हाथ में टाइची हेवली एम्पर सोर्ड भी है। इवन उसे फेस करने में जियान को भी परेशानी होगी। जस्ट हर के जियान थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। तभी अचानक से उसे पीछे सॉफ्ट सेंसेशन फील हुई थी। 2 बाहें उसके कंधे को जकड़ती हैं। उसका दिल ट्रेम्बल हो जाता है। वो प्यारी सी आवाज कहती है कि तुमने फिर से ऐसा कुछ रेकलेस किया तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। जन भी हैवी तरीके से नोट करके बोलता है बिल्कुल बिल्कुल। वो इस पुरानी गर्माहट को चुपचाप से एंजॉय करने लगा था। लेकिन इससे पहले चीजें आगे बढ़ पाती इनके पीसफुल मोमेंट को तोड़ती एक पैनी सी आवाज जो कहती है कई एंडलेस फायर टेरिटरी के फेमस लॉर्ड नहीं है। तुरंत ही जन के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। उफ के साउंड के साथ उसकी बॉडी से निकलता है वो ग्लास कलर होली फ्लेम का ऑरा जो आसपास के स्पेस को एकदम जला के रख देता है। वो कहता है कौन है? इनके सामने एक प्योर व्हाइट मिस्ट अपीयर होती है जिसमें से वो आवाज फिर से कहती है मैं हेल से हूँ, एंड वर्ल्ड का एक मैसेंजर। ये सुन के येनिन के एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं। वो तुरंत ही जन के सामने खड़ी होकर बोलती हेल रियल्म। कहा जाता है कि हेल रियल्म हजारों दुनियाओं की लाइफ और डेथ को जज करता है। मैंने सोचा नहीं था कि लोग भी होली फ्लेम के लिए अपीयर होंगे। जन कोल्ड स्नॉट करके बोलता है हम, क्योंकि तुम्हारी हमें इंटरप्ट करने की हिम्मत हुई तो तुम एक फाइट को डिजर्व करते हो। उसका फिगर किसी घोस्ट की तरह फ्लैश हुआ था। तो अगली बार जब प्रकट होता है तो सफेद मिस्ट के सामने खड़ा था। उसकी 6 होली फ्लेम्स बनाती हैं एक मैसिव नेट को, फिर इसमें थ्रम थ्रम की आवाजें गूंजती हैं। वो सफेद रंग का धुआं कैद कर दिया जाता है। हालांकि उसे इम्प्रिजन कर लिया गया था, लेकिन तभी उस व्हाइट मिस्ट फिगर की आवाज काम रहती
जाती है, जैसे उसे कोई डर ना हो। वो कहता है तो ये है होली फ्लेम। हाँ, ये काफी नॉइजी है। मैं तभी कहूँ कि रूमर्स तुम्हारे बारे में इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों कहते हैं, लेकिन चलो ये काफी है। हम मिलेंगे 6 पास इनकारनेशन पैलेस में। सुनाई देती है एक पफ की साउंड, वो सफेद में से कुड़ने लगती है। इसके आसपास का स्पेस वॉलेंटली ट्रेम्बल होता है और वो फिगर दोनों की नजरों से गायब हो गया था। इवन वो फ्लेम नेट जो कि होली फ्लेम से बना था वो भी पूरी तरह से शैटर हो गया था। और ये मंजर जियान के दिमाग में शौक भर देता है। आखिर उसकी होली फ्लेम की बंदिशों से कोई इतनी आसानी से आजाद कैसे हो सकता है। उसके कंफ्यूजन को देख के येनिन बताती है कि हेलरियन स्पेशल है। इनमें ज्यादा सोल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं जो सर्व करती हैं किंग ऑफ हेल को। इनके कल्टीवेशन सिस्टम हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। ये कहीं ना कहीं दुखी कॉन्टिनेंट के हॉलो सोल जैसी टेक्निक्स हैं। वैसे भी जो भी थर्ड होली फ्लेम के लिए कम्पीट करने के लिए आया हो उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज का होना बहुत नॉर्मल है। जिया ने गहरी सांस छोड़ी थी। उसके एक्सप्रेशन सीरियस हो जाते हैं। वो कहता है लेट्स गो। जियान जानता था कि जर्नी आसान नहीं रहने वाली। वो 6 पास इनकारनेशन पैलेस, इसमें ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के ट्रू जीनियसेस इकट्ठे होंगे। वहीं पे बैटल्स भी एक लेवल और ऊपर होने वाली हैं। दोनों एक दूसरे की नजरों में देखते हैं, फिर अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। वैसे भी जियान का फ्लेम बैरियर इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, बट इस रास्ते पे जाने वाले यही अकेले नहीं थे, बल्कि इनके पीछे कई डार्क लाइट क्लस्टर्स भी थे। और क्लियरली इन सबकी सेम डेस्टिनेशन होती है, वो 6 पाथ इनकारनेशन पैलेस। हालांकि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के कई पावरफुल फिगर्स ने पहले भी बाई फोर्स थर्ड होली फ्लेम को हासिल करने की कोशिश की है, बट इसके बदले में इन्हें कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। ऐसी भयंकर चेतावनियों के बाद भी इस बार भी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड का ऑलमोस्ट हर एक जीनियस इस फ्लेम के लिए अपनी लाइफ की आहुति देने के लिए तैयार था। चाहे डीमन वर्ल्ड हो, मॉन्स्टर वर्ल्ड या बुद्धा वर्ल्ड, इमोर्टल वर्ल्ड, रीजनल वर्ल्ड, ह्यूमन वर्ल्ड, ये सब भर भर के लोगों को भेजते हैं। हाउएवर इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि घोस्ट जीएम अब तक साइलेंट था। इनकी तरफ से कोई फ्लक्चुएशन, कोई मूवमेंट नहीं दिखती, जैसे वो इसमें पार्टिसिपेट न करना चाहते हो या ये अपने अंदर कुछ और भी डरावना छिपा रहे हैं। और वो डरावना क्या है हमारे सामने बहुत जल्दी आएगा। बेसिकली जो लास्ट सेंटेंस था उसे तुम हेवन और अर्थ के सेकंड ग्रेट वॉर की घंटी कह सकते हो। लेकिन चलो हम नेक्स्ट एपिसोड में विटनेस करेंगे टाइम एंड स्पेस फायर सील को। हाल के 1-2 एपिसोड में हमें चीजें इंट्रोड्यूस ही करवाई जाएंगी, बट ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला। अब तो खैर कुछ भी बोरिंग नहीं होगा, तो रहो तैयार नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और ये पार्ट आपको कैसा लगा है डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन हो तो उसे भी बताना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका हर एक सुझाव हमें और भी बेटर करने पे हेल्प करता है। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है और उसे आज शाम को ही देखना चाहते हो तो बन सकते हो प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से न सिर्फ आपके कमेंट सबसे ऊपर शो होंगे, बल्कि आपको अर्ली एक्सेस एपिसोड्स और मेंबरशिप का टैग भी मिलेगा जो सारे व्यूअर से आपको अलग बनाएगा। वहीं पर जिनका पेट एक एपिसोड से नहीं बढ़ता है वो हमेशा औरों से 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना चाहते हैं, तो अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूँ।